प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें आप सतर्क और स्वस्थता के साथ में जो विद्यार्थी घर पर पूर्ण रूप से समर्पण भाव से जो मेहनत कर रहा है वो ही सफलता की सीढ़ी को छू पाएगा। और इसमें आप अपने माता पिता, विद्यालय, परिवार, अपने टीचर्स, आप अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में हमें ये जो ऑनलाइन क्लासेज चालू की गई है ये काफ़ी कारगर साबित भी हो रही है। इसी संदर्भ में हम आज का अध्याय नंबर 6 भारत का स्वतंत्रता से संबंधित है, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखना चाहेंगे तो राष्ट्र और वाद यानी राष्ट्र के प्रति जो समर्पण जो भाव होता है एक तरह से वही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे हम भारत के लोग हैं और भारत के लिए समर्पित हैं, यही राष्ट्रवाद की भावना होती है। इसमें के.एम. पढ़नीकर महोदय ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में ये लिखा है कि विशेषकर अंग्रेजों की नीतियां और भारत में समाज सुधारकों और बुद्धि चेतना के विकास के कारण एक जागृति आई जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखी जाती है और उसे राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। ये मुख्यतः 1885 से 1905 ईस्वी के दौर में राष्ट्रवाद की भावना का प्रबल रूप देखा जाता है। अतः इसी संदर्भ में हम आज इसका अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण बताए गए, जिसमें मुख्य रूप से 9 पॉइंट इसके प्रमुख माने जाते हैं, 9 बिंदु। जिसमें सबसे पहला इसका बिंदु है अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। अंग्रेजों ने अनेक प्रकार की शोषणकारी नीतियों को लागू किया, जिसमें विशेष करके कृषि संबंधी नीति, कृषि परिवर्तन की जो नीति थी इसमें 2 प्रकार से कृषि में परिवर्तन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। पहला था कृषि का वाणिज्यकरण। अंग्रेजों ने लगान में इतनी अधिक वृद्धि की कि भारतीय कृषक ऊपर नहीं उठ सकता था। और वाणिज्यकरण का मतलब था कि अंग्रेज अपने मुनाफे और लाभ कमाने के लिए ऐसी फसलों को बोने के लिए बाध्य करने लगे भारतीयों को, जैसे जूट, कपास, नील आदि की खेती, जिनसे उन्हें मुनाफा और लाभ हो सके। दूसरा था उद्योग धंधों का नष्ट होना। उद्योग धंधों का जो नष्ट होना, उद्योग धंधों का मतलब था कि भारतीय जो हस्तशिल्प यानी हाथ से जो बनाए जाने वाले उद्योग थे वो पूरी तरह से कच्चे माल की कमी के कारण नष्ट होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेज कच्चे माल को अपने देश ले जाते थे और पक्का माल तैयार करके लाते थे। और इसका जो खासकर जो प्रभाव पड़ा वो था वस्त्र उद्योग पर भारतीय प्रभाव पड़ा। और इसी संदर्भ में भारतीय व्यापारी, भारत के मजदूर, भारत के उद्योगपति सब लोग एक होकर के इसके प्रति चेतना हुई, जागृत हुई और उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना बलवृत हुई। पहला पॉइंट इसका समाप्त। अब आता है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि यातायात संचार के साधनों का विकास। यातायात संचार साधनों का विकास।
यातायात संचार के शब्दों में था कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए डाक, रेल, तार आदि अनेक प्रकार के यातायात साधनों का विकास किया था, जिससे भारतीय लोग भी आपस में एक सूत्र में बंधने का कार्य हुआ। जैसे हम देखते हैं कि भारत का ये उत्तरी हिस्सा, जिस प्रकार से जम्मू से लेकर के कोई मध्य प्रदेश में अगर व्यक्ति जा रहा है रेल के माध्यम से, तो यहाँ के व्यक्ति को पहले पता नहीं होता था कि मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। जब ये लोग आपस में ट्रेन के माध्यम से बैठ कर के एक दूसरे से मिले तो आचार विचार इनको पता चला, भारत की संस्कृति का पता चला, वहाँ की स्थिति का पता चला और उनमें एकता का संचार हुआ और इस कारण से इनमें राष्ट्रीय भावना जागृति हुई। तीसरा था अंग्रेजों की प्रशासकीय एकीकरण नीति। अंग्रेजों की प्रशासन एकीकरण नीति। अंग्रेजों ने समान कानून और न्याय व्यवस्था लागू की, जिससे भारतीयों में अनेक प्रकार का जो भेदभाव था वो कम हुआ, उनमें चेतना का विकास हुआ, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण भाव जागा और इसी कारण ये नीति भी उदय के कारणों में प्रमुख थी। चौथा था प्रेस और साहित्य की भूमिका। प्रेस, साहित्य की भूमिका। किसी भी क्रांति, किसी भी जागृति में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो प्रेस और साहित्य की भूमिका। भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक अनेक प्रकार की स्थितियों को जानकारी देने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में जन जागृति का कार्य हुआ। जिस प्रकार से संवाद कौमुदी, बंगला, सोम प्रकाश, अमृत बाजार आदि, हिंदू पैट्रियट आदि समाचार पत्रों ने जिस प्रकार से इसको जागृति का कार्य किया। और साहित्य के रूप में यदि हम देखते हैं तो हिंदी के पिता, आधुनिक हिंदी के पिता जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है, उन्होंने 1878 में एक पुस्तक लिखी थी भारत की दुर्दशा, जिसमें अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के बारे में बताया गया। अब इसके बाद में आता है अगला जो आपका 5वां पॉइंट है, वो मुख्य रूप से समाज सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक। समाज सुधार आंदोलन प्रवर्तक। भारत में 19वीं शताब्दी में अनेक प्रकार के समाज सुधारक हुए, विशेष करके राजा राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद। इन्होंने भारत की संस्कृति, आत्मसम्मान और गौरव को पश्चिमी देशों की तुलनात्मक कहा कि श्रेष्ठतर है। भारत प्राचीन काल से ही संस्कृति के रूप में गुरु था और अपने में आत्मभाव सम्मान की जागृति की, जिससे भारतीयों को लगा कि हम लोग आज कहाँ पे पिछड़ गए और पहले कहाँ थे। इसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद में अगला पॉइंट था पॉइंट नंबर 6, जातीय भेदभाव। अंग्रेज भारतीयों के साथ में जातीय भेदभाव करते थे। काले और गोरे का भेद मुख्य रूप से पाया जाता था। जिस प्रकार से रेल के डब्बे में सार्वजनिक क्लब या आदि पर भारतीयों का प्रवेश वर्जित था, जैसा कि काले लोग अंग्रेजों के साथ में रेल के डब्बे में बैठ कर के सफ़र या यात्रा नहीं कर सकते थे। क्लबों में खास करके लिखा होता था भारतीय कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, अर्थात भारतीय लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो दृष्टिकोण था वो भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीयता की भावना को बलवित किया। पाश्चात्य शिक्षा।
पाश्चात्य शिक्षा का मतलब था कि जिस प्रकार पश्चिम के देशों में जब भारतीय लोग शिक्षित होने लगे तो उन्होंने अध्ययन किया, गैरीबाल्डी, मैजनी, बर्क, मील आदि लोगों को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि भारत के लोग उससे कहीं आगे हैं, और उन्होंने भी बुराई के विरुद्ध यूरोप के जगत में भी काफ़ी संघर्ष किया। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी जो नीतियां थी उनका विरोध किया और भारतीय राष्ट्रीयता का जागरण या प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। अगला पॉइंट था आपका लॉर्ड लिट्टन की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लिट्टन जब भारत में आया तो उन्होंने सबसे पहले 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार। जब लिट्टन ने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया उस समय भारत में काफ़ी क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। भारतीय भुखमरी, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा आदि का नए ध्यान करते हुए भी जो दिल्ली दरबार पर खर्चा किया गया, इससे भारतीय लोगों में रोष उत्पन्न हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने एक तरह से भारतीय राष्ट्रीयवाद की भावना को अपने आप से मजबूत किया। इसी तरह से 1878 में उसकी प्रेस एक्ट प्रतिबंध कानून यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कानून बनाया गया, इसके आधार पे भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी वो किसी भी प्रकार की खबर नहीं छाप सकते थे। और 1878 में ही सशस्त्र अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम का मतलब था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता बिना अनुमति के। इस प्रकार से भारतीय लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और राष्ट्रता की ओर या राष्ट्रवाद की ओर वो बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों के हमें अधीन हो सकते हैं, लेकिन भारत हमारा देश है, हमारी यहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ के कार्य हैं, और अंग्रेज हमारे पे ये जो कानून थोप रहे हैं वो चीज़ें हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी भावना धीरे धीरे जागृत होने लगी। अगला पॉइंट था 8वां कि इल्बर्ट बिल विवाद। ब्रिटिश जो पीसी इल्बर्ट था, इसने एक कानून पास किया कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज़ों के मामले सुन सकते हैं, अर्थात अंग्रेज़ों को वो सज़ा दे सकते हैं, अंग्रेज़ों को कानून के आधार पे उसका न्याय कर सकते हैं। इस तरह का जो दृष्टिकोण पेश किया गया उससे अंग्रेज लोगों ने काफ़ी हद तक इसका विरोध किया। इससे भारतीय लोगों को लगा कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों को अधिकार देना नहीं चाहते, हम क्यों अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाएं, और राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार करने में इसने भूमिका निभाई। 9वां था इसका अंतिम कि विभिन्न संस्थाओं का निर्माण का मतलब था कि भारत में इस जन जागृति के कारण अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया। जिस प्रकार से
दिल्ली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास सभा, पूना सभा, बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि जो इस प्रकार की संस्थाएं प्रत्येक केंद्र में बनी, इससे ये पता चलता है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर जागृत करने का कार्य किया। वहाँ की फैली हुई अनेक प्रकार की बुराइयों, बीमारियों या अन्य प्रकार की जो रूढ़ियाँ थी, कृतियाँ थी, या भारतीय लोगों में आत्मसम्मान और उसके राष्ट्रवाद को जो उन्होंने गाथा के माध्यम से बताया और सुधार का कार्य किया, इससे भारतीय लोगों में एक नवीन दृष्टिकोण पैदा होता चला गया। और इस संदर्भ में हम इसका मूल्यांकन निम्न रूप से कर सकते हैं कि विशेषकर से के.एम. पणनीकर जो महोदय थे, उन्होंने भारत का राष्ट्रवाद जो पुस्तक थी, भारत का राष्ट्रवाद, के.एम. पणनीकर, इन्होंने इसमें लिखा था कि भारतीय लोगों में एक आत्मसम्मान और संस्कृति के प्रति जो भावना जागृत की गई और उनको ये लगने लगा कि अंग्रेज हमारे देश के नहीं है और इन्हें बाहर निकाला जाए और भारत देश केवल भारतीयों के लिए है, ये दृष्टिकोण ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था। इसी दृष्टिकोण के आधार पर लोगों ने अपनी संस्कृति, आत्मसम्मान और राष्ट्र के प्रति जो भाव समर्पण होता चला गया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वही भारत का राष्ट्रवाद कहलाता था और यही भारत के प्रमुख राष्ट्रवाद का उदय था। आज का टॉपिक ही राष्ट्रवाद पूर्ण होता है। आगे कल हम अध्ययन करेंगे।